तो अभी तक आपने पढ़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अभी हमारा एग्रीकल्चर सिचुएशन क्या थी, स्टैग्नेंट थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा तो वो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। किसके बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी 1947 भाई ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पाया कि भी मोर देन 85% पॉपुलेशन हमारी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है। लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हम कोई ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं कर पाए। ठीक है, बोला जाता भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके साथ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। लेकिन कुछ इंडस्ट्री भी ऐसी थी जो वर्ल्ड फेमस थी, जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो वर्ल्ड फेमस थी। ठीक है, जो एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये सब वर्ल्ड फेमस थी उस टाइम पे। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के से इनका इतना इम्पैक्ट पड़ा, अब ये धीरे धीरे क्या होने लगी, कोलैप्स होने लगी, धीरे धीरे ये बंद होने की कगार पे आ गई। तो उसका क्या रीजन था वो हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आप देखो, अब ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, हम यहाँ पर को पॉलिसी भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है न्यू इंडस्ट्री को सेटअप करना। इंडस्ट्री को सेटअप करने से क्या होगा भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी ज़्यादा पैदावार हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है तो इनकम इंक्रीज, और इनकम इंक्रीज तो क्या लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड इंक्रीज। और डिमांड इंक्रीज तो एक क्या कॉन्सेप्ट आता है, सप्लाई इंक्रीज। क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज, और सप्लाई इंक्रीज है तो फिर अगेन प्रोडक्शन इंक्रीज। ये चेन चलेगी जो हमारे लिए एक फेवरेबल चेन है। ये क्या है, फेवरेबल चेन है ये। प्रोडक्शन इंक्रीज, ये साइन मैं इंक्रीज के लिए शो कर रहा हूं यहाँ पर। प्रोडक्शन इंक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज। देखो इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। आप डिमांड कीजिए, सप्लाई ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ठीक है, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक जो मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसमें ये शामिल करते हैं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था, इंडस्ट्री को सेटअप करना। लेकिन ब्रिटिशर्स पॉलिसी में क्या आता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जो हमारी इंडस्ट्री थी, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कोलैप्स होने लगी। उसका जो इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड मार्केट पे
वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों होने लगा? ड्यू टू ब्रिटिशर्स पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी आप देखो, वो हमारे से रॉ मटेरियल लेके जाते, रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया इज ए एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज ए एग्रेरियन इकोनॉमी, तो हमारे इधर रॉ मटेरियल उनको मिलेगा। रॉ मटेरियल हमारे से लेके जाते, रेट क्या होगा? बिल्कुल लो, और टैक्स भी क्या होगा? ना के बराबर। ठीक है, टैक्स भी क्या होगा? ना के बराबर होगा। और जो फिनिश गुड हैं वो हमारे इंडिया में आएंगे, इनको मार्केट मिलेगी। ठीक है, मार्केट में सेल होगा, उनका जो इनकम है वो बढ़ेगा। और जो फिनिश गुड इधर इंडियन मार्केट में आएंगे उस पर भी ना के बराबर टैक्स लिया जाएगा, उस पर भी ना के बराबर टैक्स। दूसरी, चलो ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। अब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जो कि ब्रिटिशर्स से पहले पूरे वर्ल्ड में फेमस था, अब उसको हम कहीं सेल करते हैं यूरोप में, यूरोपियन मार्केट में, उस पर ह्यूज टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसको हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। अब कैसे? अब मान ले कोई भी प्रोडक्ट है, अब कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान ले उसकी कीमत है 100 रुपीज, उसका प्राइस है, और उस पर 70 रुपीज टैक्स लग जाए, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, और भी बहुत सारे खर्च उस पर पड़ते हैं, तो क्या बचेगा? नहीं बचेगा। तो नहीं बचेगा तो क्या ऑप्शन हमारे पास होगा? हम अपनी इंडस्ट्री को क्या कर देंगे? शट डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे? शट डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से जो यूरोपियन गुड्स थे, जैसे मशीन मेड जो गुड्स थे, उनकी डिमांड हमारे इधर बढ़ी। और देखो, एक पॉलिसी होती है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती है, एमएनसी होती है, वो क्या करते हैं? वो शुरुआत में जब किसी इकोनॉमी में, किसी मार्केट में वो एंटर करते हैं, वो क्या करते हैं? प्राइस को लो करते हैं। प्राइस को लो करते हैं तो क्या होगी? उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं या स्मॉल इंडस्ट्री हैं, वो क्या हो जाएंगी? अब डिमांड उनकी नहीं रहेगी, तो वो कोलैप्स हो जाएंगी। वो कोलैप्स हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? उनके पास फिर मोनोपोली राइट्स क्रिएट हो जाएंगे, और मोनोपोली के बाद वो क्या करेंगे? अपने प्राइस को मन मर्जी से वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, भाई भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे इधर रिसोर्स बहुत थे, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोई भी, तो हमारे इधर रिसोर्स बहुत थे। अब इन रिसोर्स का यूज किसने किया? ब्रिटिशर्स ने, अपने फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि 18th सेंचुरी से ब्रिटेन में क्या स्टार्ट हो गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके लिए उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। प्लस अब इंडिया क्या थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी। भाई ब्रिटेन से बहुत सारे ऑफिसर भी यहाँ पर काम करते थे, तो उसमें भी इनको कॉस्ट आता था। उस कॉस्ट को भी कहाँ से निकालते थे? इंडिया से। हमारे जो रिसोर्स का, जैसे पेड़ पौधे काटना और भी बहुत सारे उनका रिसोर्स का मिसयूज किया गया। ठीक है, तो ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ। वही इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं कि हम क्या बन गए? रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर यानी कि रॉ मटेरियल तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, और फिनिश गुड इंपोर्टर। फिनिश गुड्स
इंपोर्टर। होना क्या चाहिए, अपोजिट होना चाहिए इसका। अब देखो रॉ मटेरियल तो मेरे को मिल जाएगा 10 रुपये में और फिनिश गुड मेरे को मिलेगा 100 रुपीज में, तो इसका अपोजिट होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशियर्स की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बने और फिनिश गुड्स इंपोर्टर बने। ठीक है, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बने। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ इस थ्योरी को दिया था दादा भाई नरोजी ने, जिसमें उन्होंने ये बताया था अभी हमारे इधर से बहुत सारे रिसोर्सेज का ड्रेन मीन्स बहना, किसके द्वारा, ब्रिटिशियर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे मशीन, टूल्स इन एक्सेट्रा। ब्रिटिशर्स ने, अब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। अब एक चीज़ आप देखो, अगर यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, मशीनों का आविष्कार हुआ, मशीनें बनाई गई, इंडस्ट्री लगाई गई, तो यहाँ के लोग ब्रिटेन से क्यों चीज़ें खरीदेंगे, तो उनको मार्केट नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का ग्रोथ ही नहीं हुआ हमारे इधर। सबसे पहले अगर अब हम क्या, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ा। अब भी देखो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीन में हम जैसे हाई टेक्नोलॉजी मशीन, एयरक्राफ्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम किस पर डिपेंड है, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड है। क्यों, क्योंकि हमारे इधर कैपिटल इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हुई। अगर उस टाइम पे जब जो दुनिया के बाकी देशों में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही थी, अगर उस टाइम पे इंडिया के अंदर भी होता तो हम फॉरेन कंट्रीज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, अब इसके देखो नेगेटिव इम्पैक्ट में आप देखो, सबसे पहले अगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे इधर किसका सबसे पहले, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1907। ये भी किसके द्वारा, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जमशेदजी टाटा। ठीक है, उसके द्वारा। बहुत सारे पावरलूम हैंडलूम इंडस्ट्री ओपन हुई, लेकिन ये भी कुछ स्पेशल प्लेस में, कहाँ पर, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगह पर, बाकी कहीं पर भी नहीं, और यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं। तो ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का जो फॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी हम पढ़ते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके क्या एडवर्स इफेक्ट थे। तो इसमें आप देखो सबसे मेन जो आता है, अब इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अब
अपोजिट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। अब मान ले इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, लो। ये साइन लो के लिए है भाई, कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी क्या, एम्प्लॉयमेंट, इनकम बाद में आएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। अब जो फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगे, जो वर्कर्स हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकम डिक्रीज। इनकम डिक्रीज तो डिमांड भी हम, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम डिमांड किस चीज की करेंगे, डिमांड डिक्रीज। और डिमांड डिक्रीज तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो प्रोडक्शन अगेन क्या हो जाएगी, लो। ये चेन चलेगी। तो हम क्या करेंगे, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ट्रैप, हम जो गरीबी का जो जाल है उसमें हम फंस जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन आप देखो, पहला रीजन हमने क्या पढ़ा, अभी एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगा, और वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, ये अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, डिपेंड ऑन फॉरेन गुड्स। अब हमारे इधर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमें किस पर डिपेंड होना पड़ेगा, ब्रिटिशियस मशीन मेड प्रोडक्ट थे उन पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, और उनको भी थोड़े दिन तो देखो कोई एमएनसी आती, वो क्या करती, प्राइस को लो करती है, सभी मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब उनका मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को एक तरीके से हाई प्राइस पे वो सेल करेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर एज ए कस्टमर हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, पहले हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता था, विदेशों में हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड थी, एक्सपोर्ट। अब क्या हो जाएगा, इंपोर्ट इंक्रीज, अब आयात बढ़ जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशों से व्यापार करने के लिए हमें चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। होना चाहिए इंक्रीज। अब कोई भी देश क्या अभी ज़्यादा निर्यात करना चाहेगा या आयात, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा या इंपोर्ट, सब चाहेंगे कि भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे इधर रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है, लेकिन जिन कमोडिटी का प्राइस काफ़ी हाई है, जैसे मशीनें हैं, सुपर टेक्नोलॉजी, जो एयरक्राफ्ट वगैरह हम आज भी विदेशों से बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इधर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ये किसकी वजह से है, ये ब्रिटिशर्स पॉलिसी की वजह से है, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर काम किस मोटिव से किया, अपने इनकम के सोर्स को इंक्रीज करने के लिए किया। ठीक है, तो ये थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम।